कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो सेकंड प्रिंस लियो चैंगी को देखते हैं, जो कि नहाने जा रहा था। उसने अभी अपने कपड़े निकाले ही होते हैं, तभी वहाँ एक पीजन डीमन बाइयो उसके गार्ड पर हमला करके अंदर चली आती है। वो लियो चैंग पर भी हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ बाइजिया आकर उसका हमला रोक देती है। बाइजिया बाइयो की सीनियर सिस्टर थी और उसे गलत कामों को छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहती है, पर बाइयो नहीं मानती और उन दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। दूर खड़ा प्रिंस लियो चैंग अपना नहाने का प्रोग्राम छोड़कर ये तमाशा फ्रूट खाते हुए देखने लगता है, पर तभी बाइयो उस पर वार करती है, जिसे बाइजिया अपने मैजिक से एक ढाल पर रोक लेती है। काफी देर की फाइट के बाद बाइयो अपना प्लान फेल होता देख वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद बाइजिया भी जाने लगती है, पर लियो चैंग उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का प्रपोजल देता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जब बाइजिया ने लियो चैंग की जान बचाई थी। बाइजिया अपने मन में सोच विचार करने लगती है, क्योंकि पैसों की जरूरत तो उसे भी थी। इतने में शोर सुनकर बटलर वांग प्रिंस को देखने आता है, तो जल्दी जल्दी प्रिंस बाइजिया को अपने बाथटब में छुपा लेता है और बटलर को बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो उसे शांति से नहाने दे। इस पर बटलर वांग वहाँ से चला जाता है। यहाँ बाइजिया नोटिस करती है कि बाथटब में तो पानी नहीं था, फिर ये बंदा नहाने कहाँ जा रहा था। पर सब कुछ इग्नोर करती हुई वो लियो चैंग से बॉडीगार्ड बनने के बदले 30,000 रुपए की डिमांड करती है और रहना खाना फ्री में, जिसे लियो चैंग एक्सेप्ट कर लेता है। इधर पीजन डीमन बाइयू थर्ड प्रिंस और नेशनल टीचर के पास पहुँचती है और उन्हें बताती है कि इस बार भी वो लियो चैंग को मार नहीं सकी और उसका प्लान बाइजिया ने स्पॉइल कर दिया। ये सुनकर नेशनल टीचर उस पर गुस्सा होता है। इस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम उसे रास्ते से हटा ही देंगे। इतना कहकर वो बाइयो के साथ रोमांस करने लगता है और नेशनल टीचर वहाँ से जाते वक्त सोचता है कि वो लियो चैंग से 5 साल पुराना बदला लेकर रहेगा। अब 5 सालों पहले क्या हुआ था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइजिया लियो चैंग के मैंशन में टहल रही थी, जिसे देखकर दो मेट्स आपस में गॉसिप्स करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लियो चैंग ने बाइजिया के रहने और खाने का बंदोबस्त करने को कहा था। वो कहती हैं कि कहीं ये लड़की सेकंड प्रिंस की कोई सीक्रेट लवर तो नहीं। उनकी ये बात बटलर चैंग सुन लेता है, जिस पर उन्हें डांट डपट कर वहाँ से भगा देता है। इधर बाइजिया लियो चैंग के पास पहुँचती है तो लियो चैंग उसे दरवाजे पर खड़े रहने को कहता है, जिस पर बाइजिया कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, कोई स्टैंड गार्ड नहीं। तो लियो चैंग कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम किस चीज की गार्डी करोगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे। ये बात सुनकर बेचारी बाइजिया चुपचाप जाकर डोर के पास खड़ी हो जाती है। तो लियो चैंग उसे देखकर उसका स्केच बनाने लगता है। इतने में बटलर वांग वहाँ पर आता है और बाइजिया को हैरानी से देखता है, क्योंकि उसकी शक्ल नेशनल टीचर की बेटी से मैच कर रही थी, जिसने 5 सालों पहले सुसाइड कर लिया था। उसे इस तरह से घूरता हुआ देखकर बाइजिया को लगता है कि शायद मेरे फेस पर कुछ लगा है, तो वह जल्दी जल्दी अपनी स्वॉर्ड में अपना फेस देखने लगती है। इधर बटलर वांग जब लियो चैंग के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बाइजिया का ही स्केच बना रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मैं प्रिंस को दोबारा वही गलती नहीं करने दूंगा। वो लियो चैंग को टी सर्व करके वहाँ से बाइजिया को घूरता हुआ चला जाता है और बाइजिया उसे मन ही मन 1000 गालियाँ दे डालती है। नेक्स्ट सीन में मेड रुई बाइजिया के लिए कई तरह की फूड डिशेज लाती है, जिस पर बाइजिया उसे उन खानों के बदले रॉ कैरेट्स मांगती है, क्योंकि वो थी तो एक रैबिट डीमन ही। मेड रुई पहले तो काफी नानुकर करती है, पर जब बाइजिया उसकी खूबसूरती की झूठी तारीफें करती है तो वह झटपट उसके लिए कैरेट्स ला देती है। अब बाइजिया मजे से बैठी कैरेट्स खा रही थी, तभी वहाँ बटलर वांग आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये रॉयल मैंशन है, यहाँ काफी खतरे हैं, ऐसे में तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दूंगा। पर बाइजिया को तो वो पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसकी बात क्यों मानती। वो उसे साफ मना कर देती है, जिस पर वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो उसे खाने में बेक्ड पिग सर्व करवाता है, जिसे देखकर बाइजिया आग बबूला हो जाती है। पर बटलर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यही खाना होगा, वरना भूखी रहो या तो यहाँ से चली जाओ।
इस पर बाइसिया उसे खाने से मना कर देती है, पर जब रात को उसका भूख से बुरा हाल होता है तो वह चुपके चुपके किचन में जाकर कैरेट्स खाने लगती है, जिस पर बटलर वांग कुछ सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर बाइसिया उन्हें अच्छी तरह से धोकर बाहर फेंक देती है। बटलर को अब और भी गुस्सा आ चुका था। इतने में वहाँ लुओ चैंग आकर बटलर को डांट कर वहाँ से जाने को कहता है और खुद अंदर बाइजिया के पास जाता है, जहाँ बाइजिया मजे से बैठकर कैरेट्स खा रही थी। वो उससे पूछता है कि इस दुनिया में खाने की बहुत सी चीजें हैं, फिर तुम्हें कैरेट्स ही क्यों पसंद है। इस पर बाइजिया बताती है कि एक बार हमारे गांव में सूखा पड़ गया था, खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं था, हमने पूरा साल कैरेट्स खाकर ही गुजारा किया, तब से मुझे बस कैरेट्स खाने की ही आदत पड़ गई है, मुझे अब और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर लुओ चैंग हंसने लगता है, तो वो उसे भी कैरेट्स खाने के लिए देती है, जिसे खाकर लुओ चैंग कहता है कि अगर तुम्हें कैरेट्स खाना इतना ही पसंद है तो मैं रॉयल शेफ को तुम्हारे लिए कैरेट्स की ही डिश बनाने का ऑर्डर दे देता हूँ। ये सुनकर बाइसिया खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे कैरेट्स की बहुत सारी डिशेस मेड रूई बाइसिया के रूम में लाकर रखती है, जिसे देखकर बटलर गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जो मैंने तुमसे कहा था वो डिशेस क्यों नहीं लाई। मेड डरते हुए बताती है कि ये सब कुछ मुझे प्रिंस ने लाने को कहा है और आज वो भी यहाँ लंच करेंगे। इतने में लुओ चैंग आकर सभी को जाने के लिए कहता है, जिस पर बटलर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि मिस गोंगसुन ने उसे बुलाया है, जिस पर बटलर वांग गोंगसुन के पास जाता है, जो कि जनरल ली की बहन थी और लुओ चैंग को सीक्रेटली पसंद करती थी। वो बटलर से लुओ चैंग की हालचाल पूछती है, जिस पर बटलर उसे बाइसिया और लुओ चैंग के बारे में बता देता है। सब कुछ सुनकर गोंगसुन घबरा जाती है और बटलर से एक लेटर लुओ चैंग को देने के लिए कहती है। बटलर वो लेटर लुओ चैंग के पास पहुंचा देता है, जिसमें गोंगसुन ने एक रोमांटिक सी पोयम लिखकर उस पर लुओ चैंग से स्केच बनाने के लिए कहा था। लुओ चैंग उस पोयम की तारीफ करता है और गोंगसुन को उसके बारे में डिस्कस करने के लिए इनवाइट करता है। वहां पहुंचकर गोंगसुन अपनी ही तारीफें करने लगती है और बाइजिया को सुनाकर कहती है कि मैं जनरल की सिस्टर होकर भी इतनी क्रिएटिव और स्किल्ड हूँ, पर कुछ लोग तो बिना किसी पोजीशन के सारा दिन आराम करते हुए गाजर मूली खाने में ही गुजार देते हैं। ये सुनकर बाइजिया को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे खाने पीने पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। गोंगसुन कहती है कि पर मैंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। लुओ चैंग उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है, जिस पर बाइसिया गोंगसुन को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर वो इतनी ही क्रिएटिव पोएट है तो वो उसे गाजर पर एक पोयम सुनाए। इस पर गोंगसुन चुप हो जाती है। ये सब कुछ लुओ चैंग भी एंजॉय कर रहा था। अब गोंगसुन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है, तो बाइजिया उसे चिढ़ाती है। इस पर वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ती है, जिस पर बाइजिया लड़खड़ा कर लुओ चैंग की गोद में जा गिरती है। अब ये नजारा देखकर गोंगसुन को और भी गुस्सा आता है, जिस पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोंगसुन अपने बड़े भाई जनरल ली के पास पहुंचकर गुस्से में तोड़फोड़ कर रही थी, जिस पर जनरल ली उसे वादा करता है कि वो गार्ड बाइजिया को पनिश करवाएगा। इधर लुओ चैंग एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां उसने नेशनल टीचर की बेटी सिंगजिंग का स्केच दीवार पर लगाया था। शायद ये रूम उसने सिंगजिंग की मेमोरियल के लिए बनवाया था। वो तस्वीर को देखकर कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि जो लड़की मेरे पास आई है वो तुम हो या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाइजिया को लेकर जंगल की ओर जाता है, जहाँ उसे जियाओ जी ने बुलाया था। जियाओ जी प्राइम मिनिस्टर की बेटी और उसकी बचपन की दोस्त थी। जियाओ जी लुओ चैंग को पसंद करती थी, पर किंग के ऑर्डर से उसकी शादी एल्डर प्रिंस से हो चुकी थी। जियाओ जी को लुओ चैंग के साथ बाइजिया को देखकर बुरा लगता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, फिर तुम इसके साथ क्यों आए हो। लुओ चैंग कहता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड है, तुम इसके सामने भी जरूरी बातें बता सकती हो। इस पर मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वो कहती है कि थ्रोन हासिल करने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए केयरफुल रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वापसी में नेशनल टीचर, जो कि एक टॉयस्ट भी था, वो मास्क पहन कर आता है और उन पर हमला कर देता है। अचानक इस हमले से बाइजिया जख्मी हो जाती है, जिस पर लुओ चैंग उसका सामना करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास भी डेमनिक पावर्स हैं। ये उसके पास कैसे आई, इसका पता तो हमें कहानी में आगे जाकर चलेगा। इस फाइट के दौरान लुओ चैंग भी जख्मी हो गया था और वो नेशनल टीचर को हराकर बाइजिया को लेकर एक रिमोट हाउस में चला जाता है,
जहाँ वो उसे अपनी पावर से हील करता है और फिर अपनी भी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी बाइजिया को होश आ गया था। वो उसकी हेल्प मांगता है, जिस पर बाइजिया उसकी हेल्प करती है और उसे जियाओजी के बारे में पूछती है। लुओ चैंग उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि वो जियाओजी को शुरू से अपनी सिस्टर समझता है। इधर गोंगसुन के रूम में एक फॉक्स डीमन उसी का रूप धर कर आती है, जिसके बाद वो उसे बेहोश करके एक डंजन में ले जाकर कैद कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। एक्चुअली उसे एल्डर प्रिंस ने लुओ चैंग को मारने के लिए भेजा था। नेक्स्ट डे बाइजिया लुओ चैंग के पास जाती है। वो कुछ सैड दिख रही थी, जिस पर उसका मूड बदलने के लिए लुओ चैंग उसे बाई यू का पता बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे सिस्टर को मेरे जासूसों ने थर्ड प्रिंस के पास देखा है। इस पर बाइजिया जाने लगती है, जिस पर वो उसे हवा करने का ऑर्डर देता है। बाइजिया उसे हवा करने लगती है, तभी उसके सर पर एक मक्खी बैठ जाती है, तो बाइजिया उसे मार देती है। ये देखकर लुओ चैंग हैरान रह गया था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर बाइजिया डरकर भागने लगती है। अब बाइजिया आगे आगे थी और लुओ चैंग उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में लुओ चैंग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ बटलर वांग आ पहुँचता है और लुओ चैंग को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था। वो लुओ चैंग को जनरल ली के आने की खबर देता है। जनरल ली पहले तो लुओ चैंग से गोंगसुन और बाइजिया की लड़ाई को डिस्कस करते हैं, जिस पर लुओ चैंग बाइजिया की तरफ से उनसे माफी मांग लेता है। इसके बाद जनरल ली उसके सामने अपनी बहन की शादी का प्रपोजल रखते हैं, जिस पर लुओ चैंग कहता है कि अभी मेरे प्लान्स कुछ और हैं, मैं शादी करने की नहीं सोच रहा। तो जनरल ली कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरा और तुम्हारा संबंध कमजोर पड़ने वाला है। ये बात सुनकर लुओ चैंग शादी के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपकी बहन से शादी कर लूंगा। उसका ये डिसीजन सुनकर बाइजिया शॉक्ड रह जाती है। बाइजिया उदास होकर वहाँ से जा रही थी, तभी वो रास्ते में गोंगसुन को देखती है। यहाँ उसे गोंगसुन में कुछ डेमोनिक एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन लुओ चैंग के सूप में एक सेडक्टिव ड्रग मिला देती है, जिसे लुओ चैंग पी लेता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, तो उसे हॉट फील होने लगता है। उसकी हालत देखकर बाइजिया कहती है कि मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाती हूँ। इस पर लुओ चैंग उसे रूम में खींचकर किस करने लगता है। तभी बाहर फॉक्स डीमन उसे मिलने के बहाने से आती है। एक्चुअली उसका प्लान ये था कि वो लुओ चैंग को सेड्यूस करके मार डालेगी, पर लुओ चैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो थोड़ी दूर जाकर छुपकर उसके रूम पर नजर रखने लगती है। इधर बाइजिया को रियलाइज हो जाता है कि लुओ चैंग को ड्रग दिया गया है। वो किसी तरह से दूर करके वहाँ से चली जाती है। उसे रूम से निकलता हुआ फॉक्स डीमन देख चुकी थी, जिस पर उसे खूब गुस्सा आता है, क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था। तभी वहाँ बायू आती है और उसे बताती है कि जिसे तुम आम सी लड़की समझ रही हो, वो भी मेरी और तुम्हारी तरह एक डीमन है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर बाइजिया अपने और लुओ चैंग के रिलेशनशिप को लेकर सोच में पड़ गई थी। वो खुश भी थी और परेशान भी, क्योंकि उसके मास्टर ने बताया था कि किसी डीमन का ह्यूमन के प्यार में पड़ जाना काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लुओ चैंग के पास जाकर कहती है कि मैं अब काम नहीं कर सकती, मैं बायू को ढूंढने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर लुओ चैंग हैरान होता है, पर लास्ट नाइट अपनी की हुई हरकत की वजह से वो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो बटलर वांग से बाइजिया को उसकी सैलरी देकर छुट्टी देने को कहता है, तो बाइजिया बटलर के साथ चली जाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। फॉक्स डीमन उसके लिए केक बनाकर लाती है, जिसे वो खाने से इनकार करके उसे जाने को कहता है। वो जाने लगती है, तभी वहाँ बटलर वांग आकर बताता है कि बाइजिया चली गई। ये बात फॉक्स डीमन भी सुन लेती है। बटलर लियो चैंग की उदासी देखकर उसे दोबारा बाइजिया को लाने का सजेशन देता है, जिस पर लुओ चैंग भी एग्री हो गया था। इधर फॉक्स डीमन सारी बातें सुनकर बाइजिया को जाकर रास्ते में रोककर उस पर हमला कर देती है, जिस पर बाइजिया भी अपनी पावर का यूज करके उससे फाइट करती है। उसके डेमोनिक पावर को देखकर फॉक्स डीमन वहाँ से भागने में ही भलाई समझती है। अब बाइजिया को भी उसके फॉक्स डीमन होने का यकीन हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स डीमन एल्डर प्रिंस को जाकर बाइजिया की हकीकत बता देती है और कहती है कि लुओ चैंग अपनी पावर इम्प्रूव करने के लिए डीमन से दोस्ती कर रहा है। इस पर एल्डर प्रिंस कहता है कि मैं एक डीमन हंटर लू युदाओ को जानता हूँ, वो उस रैबिट डीमन को हैंडल कर लेगा। इधर बाइजिया अपने मास्टर के घर पहुंच चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि उसके मास्टर की डेथ हो चुकी है। उस घर में वो, उसके मास्टर और बायू रहते थे। मास्टर की मौत के बाद अचानक से बायू बुरे लोगों की संगत में पड़ गई।
इसीलिए बाइजिया उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहती थी। बाइजिया घर के बाहर बैठकर कैरेट खा रही थी और झाड़ियों के पीछे से लुओ चैंग इनविजिबल होकर उसे देख रहा था। इतने में डीमन हंटर लू युदाओ वहां आकर उस पर हमला कर देता है। बाइजिया उसका मुकाबला करती है, पर तभी वो उसे पकड़ने के लिए डीमन कैचिंग मिरर का यूज करता है, जिससे बाइजिया वीक पड़कर अपने असली रूप में आ गई थी। तभी लुओ चैंग अपनी स्वॉर्ड से उस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है और डीमन हंटर से फाइट करके उसे भगा देता है। इसके बाद वो बाइजिया को उसके इंसानी रूप में लाता है। बाइजिया उसे सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। लुओ चैंग कहता है कि ये बात मुझे पहले ही पता थी, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे साथ घर चलो। उसके इंसिस्ट करने पर बाइजिया भी मान गई थी, जिसके बाद वो उसे लेकर अपने मैंसन वापस आता है। बटलर वांग को बाइजिया का वापस आना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर अपने प्रिंस की खुशी के लिए वो उसे वेलकम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइजिया लुओ चैंग को आकर बताती है कि जो गोंगसुन है वो रियल गोंगसुन नहीं है, बल्कि कोई फॉक्स डीमन उसका रूप धरे हुए है। उसकी ये बात सुनकर लुओ चैंग हैरान हो जाता है और उसका शक अपने एल्डर ब्रदर पर जाता है। बाइजिया उसे सजेस्ट करती है कि हमें इसे डीमन हंटर से पकड़वा देना चाहिए। ये आइडिया लुओ चैंग को भी पसंद आता है। इधर बायू थर्ड प्रिंस को भी बाइजिया की हकीकत बता देती है, जिसे सुनकर वो खुश होता है और कहता है कि ये अच्छी खबर है। जब फादर को लुओ चैंग के इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो वो उसे जरूर पनिश करेंगे। वो बायू को ऑर्डर देता है कि ये खबर नेशनल टीचर से कहकर सभी लोगों में फैला दो। यहाँ बायू कहती है कि हमारा रिलेशनशिप भी तो ऐसा ही है, ऐसे में हमारा क्या होगा। इस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि हमारी बातें अलग है, तुम फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें डीमन कहकर बुली करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइजिया और लुओ चैंग दोनों डीमन हंटर यू दाओ के पास जाकर फॉक्स डीमन को पकड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो पहले तो इनकार करता है, पर थोड़ा बहुत मार खाने के बाद मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइजिया सर्वेंट्स को सफाई करते हुए देखती है, तो वो मेड से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेड उसे बताती है कि प्रिंस की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, थोड़े ही दिनों के बाद उनकी शादी है। इधर एल्डर प्रिंस और फॉक्स डीमन खुश थे, क्योंकि उनका प्लान ये था कि फॉक्स डीमन लुओ चैंग को फर्स्ट नाइट पर ही मार डालेगी। इसके बाद एल्डर प्रिंस ही थ्रोन का मजबूत दावेदार बन जाएगा। उसके पास इंपीरियल आर्मी को कमांड करने वाला टाइगर टोकन आ जाएगा, जिससे वो कई सालों से कैद अपनी मदर को भी छुड़ा लेगा। एक्चुअली उसकी मदर को किंग ने किसी गलती पर कैद कर रखा था, जिन्हें वो छुड़ाना चाहता था, पर इससे पहले वो फॉक्स डीमन को ऑर्डर देता है कि वो पहले बाइजिया को खत्म कर दे। इस पर वो बाइजिया को एक सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाती है, पर यहाँ एल्डर प्रिंस के कहने पर डीमन हंटर यूदाओ उसे मार देता है। इतने में वहाँ जनरल ली आ गया था और वो समझता है कि बाइजिया ने ही उसकी बहन को मार डाला। इधर बटलर आकर लुओ चैंग को खबर करता है कि बाइजिया अकेले ही गोंगसुन से मिलने गई है। ये सुनकर लुओ चैंग घबराकर उसके पास चला जाता है। जनरल ली बाइजिया को मारने के लिए जैसे ही वार करता है, तभी वहाँ लुओ चैंग आकर उसे सेव करके अपने साथ वापस मैंसन ले आता है। इधर एल्डर प्रिंस इस बात से खुश था कि जनरल ली और लुओ चैंग अब दुश्मन बन जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काले नकाब में एक खबरी ये सारी बातें नेशनल टीचर को बताता है, जिसके बदले वो उसे एंटीडोट देता है। वो खबरी उसका एंटीडोट लेकर वहाँ से चला जाता है। ये खबरी कौन था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर बाइजिया लुओ चैंग से माफी मांगती है, क्योंकि जाने अनजाने उसने उसके लिए काफी अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। लुओ चैंग डिसाइड करता है कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि उसे टाइम डेट पर बाइजिया से शादी करेगा। वो बाइजिया को भी इसके लिए एग्री कर लेता है। इधर जियाओजी को जब एल्डर प्रिंस से लुओ चैंग की शादी की खबर मिलती है, तो वह सीक्रेटली बाइजिया के पास पहुंच जाती है और उसे उस सीक्रेट रूम में लेकर जाती है, जहां लुओ चैंग ने सेंग जिंग की तस्वीर लगा रखी थी। वो उसे बताती है कि लुओ चैंग तुम्हें बस इसलिए इतनी अहमियत दे रहा है क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसके पहले प्यार से मैच करती है। क्या तुम ये सब जानकर भी उसे शादी करना चाहती हो? इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी और बाइजिया सदमे में वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ लुओ चैंग आता है। वो वहाँ बाइजिया को देखकर हैरान था
बाइजिया काफी सैड थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बटलर आकर बताता है कि पिजन डीमन बायू थर्ड प्रिंस के पास से चली गई है। लुओ चैंग ये बात बाइजिया को बताने जाता है, जिस पर पहले तो बाइजिया दरवाजा नहीं खोल रही थी, पर बायू का नाम सुनकर वो दरवाजा खोल देती है। लुओ चैंग उसे बायू के चले जाने का बताता है, जिस पर बाइजिया उसे ढूंढने अपने मास्टर के घर जाती है, जहाँ लकीली उसे बायू मिल गई थी, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ बायू उसे पूरी बात बताती है। एक्चुअली बायू को नेशनल टीचर ने पॉइजन दिया था, जिसका एंटीडोट देने के बदले वो उससे अपने काम करवाया करता था। नेशनल टीचर और थर्ड प्रिंस मिले हुए थे। उसे थर्ड प्रिंस से प्यार हो गया था, पर ये उसकी गलत फहमी थी। थर्ड प्रिंस उसे बस प्यार का नाटक करके उसका यूज कर रहा था। सारी हकीकत जान लेने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे मारने ही वाली थी, पर तभी वहाँ नेशनल टीचर आकर उस पर हमला कर देता है। वो जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। अब एंटीडोट न लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। यहाँ मरते मरते बायू उसे ये भी बताती है कि उसके मास्टर को नेशनल टीचर ने ही मारा है और उनकी सोल को भी कैद किया हुआ है। उनकी सोल देने के बदले ही उसने लुओ चैंग को मारकर उसे टाइगर टोकन लाने को कहा था, जो कि वो नहीं कर सकी। वो बाइजिया से वादा लेती है कि ये काम वो करे और अपने मास्टर की सोल को आजाद करवाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। तभी बाहर नेशनल टीचर आ गया था। वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने अपने बड़े भाई यानी कि तुम्हारे मास्टर को क्यों मार डाला? क्योंकि उसी ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काकर लुओ चैंग के पास भेजा था। उसी की वजह से मेरी बेटी मारी गई। तुम्हारा और सेंग जिंग का फेस मैच करना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम सेंग जिंग की पेट रैबिट थी। उसकी मौत के बाद मेरे ब्रदर ने अपनी कल्टीवेशन पावर से तुम्हें उसका रूप दे दिया। मैंने जब तुम्हें देखा तभी मैंने ये प्लान बना लिया था कि मैं कैसे भी करके तुम्हें लुओ चैंग के पास पहुंचाऊंगा, और तुम बायू के पीछे पीछे वहां पहुंच भी गई। ये सारी बातें वहां इनविजिबली झाड़ियों में मौजूद लुओ चैंग भी सुन चुका था। बाइजिया नेशनल टीचर पर वार करती है, पर वो उस वार से बचकर उसे उसके मास्टर की सोल को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर की सोल को रिलीज करना चाहती हो तो 15 दिनों के अंदर लुओ चैंग को मारकर उसके पास से टाइगर टोकन ले आना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाइजिया भी मैंशन वापस आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लुओ चैंग भी उसकी खामोशी से काफी ज्यादा परेशान था। एक शाम वो अपने स्वॉर्ड लाकर लुओ चैंग की गर्दन पर रख देती है। लुओ चैंग भी उसे नहीं रोकता। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, पर बाइजिया उसे नहीं मार पाती और स्वॉर्ड वहीं फेंक कर चली जाती है। इसके बाद लुओ चैंग डिसाइड करता है कि वो खुद ही थर्ड प्रिंस और नेशनल टीचर के पास जाकर टाइगर टोकन के बदले बाइजिया के मास्टर की सोल को ले आएगा। इधर बाइजिया सैड होकर अपने घर में बैठी थी। तभी वहाँ बटर वांग आकर बताता है कि प्रिंस लुओ चैंग नेशनल टीचर और थर्ड प्रिंस से आपके मास्टर की सोल फ्री करवाने गए हैं। ये सुनकर बाइजिया भी घबरा गई थी। बटलर बताता है कि आज से पहले प्रिंस को कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ जितना वो आपसे करते हैं। सेंग जिंग उनसे प्यार करती थी, पर वो उसे भी अपनी सिस्टर मानते थे। आपके लिए वो टाइगर टोकन उन्हें देने चले गए। इतने में जख्मी हालत में लुओ चैंग आता है और उसे उसके मास्टर की सोल देता है, जिसे वो टाइगर टोकन के बदले ले आया था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टोकन और सोल को एक्सचेंज करने के बाद थर्ड प्रिंस उसे ऑफर करता है कि वो उसका साथ दे, जिस पर लुओ चैंग एग्री नहीं होता। जिसके बाद रास्ते में नेशनल टीचर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उससे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। उन दोनों में घमासान फाइट होती है, जिस पर जख्मी होकर नेशनल टीचर वहाँ से चला जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ बाइजिया के मास्टर की सोल अब फ्री हो चुकी थी। वो बाइजिया को रिवेंज लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब मर चुका हूँ, पर तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी खुशी खुशी गुजारो, मेरी फिक्र मत करो। इसी के साथ उनकी सोल गायब हो जाती है और बाइजिया रोती ही रह गई थी। यही ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ चैंग बाइजिया को सीक्रेट रूम में ले जाकर सेंग जिंग के बारे में सारी बातें डिटेल से बताता है। एक्चुअली सेंग जिंग नेशनल टीचर की बेटी थी। शुरू में लुओ चैंग को ये बात नहीं पता थी। सेंग जिंग 5 सालों पहले गेस्ट बनकर उसके मैंशन में आई थी। उसे उसके फादर ने टाइगर टोकन चुराने के लिए भेजा था। सेंग जिंग दिल की अच्छी थी
और लुओ चैंग को भी पसंद करती थी, पर अपने फादर के बहकावे में आकर वो एक दिन टाइगर टोकन चुराकर भाग जाती है, जिस वजह से लुओ चैंग काफी परेशान हो गया था। पर बाइजिया के मास्टर के समझाने पर वो टाइगर टोकन वापस देने आई थी, जिस पर गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया था और उसे काफी चोटें आ गई थी। बटलर वो टाइगर टोकन लाकर लुओ चैंग को देता है और सारी बातें बताता है, जिस पर लुओ चैंग सेंगजिंग के पास उसे देखने जाता है। वो सेंगजिंग से काफी ज्यादा नाराज था। उसकी नाराजगी देखकर सेंगजिंग खुद को हारा हुआ महसूस करती है और उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए अपना गला काट लेती है। उसके मरने से लुओ चैंग खुद को गिल्टी फील कर रहा था। वो सबका जिम्मेदार खुद को समझता है। इसके बाद जब काफी सालों बाद उसकी नजर बाइजिया पर पड़ी तो उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया था। सारी सच्चाई जान लेने के बाद बाइजिया भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुमने टाइगर टोकन थर्ड प्रिंस को दे दिया, अब तुम अपने फादर किंग को क्या जवाब दोगे। वो कहता है कि मैं उनसे माफी मांग लूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देंगे। नेक्स्ट डे वो किंग के पास जाकर सारी बातें बता देता है, जिस पर किंग कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहता था और तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इस पर वो उनसे माफी मांगता है तो किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा। नेक्स्ट डे वो अपने सभी बेटों को बुलाकर डांटते हैं कि वो आपस में लड़ाई झगड़े और साजिशें ना करें, इससे उन्हीं का नुकसान होगा। दूसरे देशों को अगर इस बारे में पता चला तो वो उन्हें कमजोर समझकर उन पर हमला कर देंगे। उन्हें तो एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, न कि इस तरह से थ्रोन के लिए लड़ना झगड़ना चाहिए। वो उन सभी को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देते हैं। घर वापस आकर थर्ड प्रिंस काफी गुस्से में था, क्योंकि उसके पास टाइगर टोकन तो आ चुका था पर वो उसे खुलेआम यूज नहीं कर सकता था। वो गुस्से में लुओ चैंग को मारने जाने लगता है। तभी नेशनल टीचर उसे रोकते हुए उस पर पाउडर छिड़क कर उसे अपने वश में कर लेता है, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो पूरी रॉयल फैमिली को मारकर खुद किंग बनना चाहता था। इधर लुओ चैंग बाइजिया को एक मैजिकल हेयर पिन देता है जो कि उसकी मदर की थी। यहाँ वो बाइजिया को बताता है कि उसकी मदर एक स्नेक डीमन थी। एक दिन कुछ डीमन हंटर्स ने उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पर लुओ चैंग को दे दी और उसे उसके फादर के पास भेज दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर बाइजिया भी सैड हो गई थी। इधर एल्डर प्रिंस के पास डीमन हंटर यूदाऊ और उसके सीनियर मास्टर आए हुए थे। इसी सीनियर मास्टर ने ही लुओ चैंग की मदर को मारा था। उसे लुओ चैंग और बाइजिया की शादी की खबर मिली थी। वो कहता है कि लुओ चैंग पहले से ही मिक्स ब्लड है, अगर उसने बाइजिया से शादी कर ली तो वो दोनों ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए हमें उन दोनों को मार देना चाहिए। इतने में वहाँ नेशनल टीचर थर्ड प्रिंस के साथ पहुँचता है। वो एल्डर प्रिंस को फेक टाइगर टोकन देकर उसके साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। एल्डर प्रिंस को थर्ड प्रिंस का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। इस पर नेशनल टीचर उसे बताता है कि आज थर्ड प्रिंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो भी एल्डर प्रिंस से लुओ चैंग को रास्ते से हटाने की बात करता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ छुपकर उनकी बातें कोई सुन रहा था। नेशनल टीचर उस पर वार करता है तो पता चलता है कि वो जियाओ जी थी। एल्डर प्रिंस और बाकी लोग बाहर आते हैं तो वो भागने लगती है। तभी नेशनल टीचर उस पर वार करता है पर वो भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते हुए लुओ चैंग के मैंसन जा पहुंचती है, जहां बटलर उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लुओ चैंग को एल्डर प्रिंस और बाकी लोगों के प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि रियल गोंगसुन उन्हीं के कब्जे में है, उसे छुड़ा लो। इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। इधर किंग को किसी ने पॉइजन दे दिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगती है। ये बात नकाबपोश खबरी जाकर नेशनल टीचर को बताता है। वो कहता है कि कल लुओ चैंग शादी करने वाला है। सारे मिनिस्टर्स इसके खिलाफ हैं, क्योंकि किंग की तबीयत ठीक नहीं है और वो एक मॉन्स्टर से शादी कर रहा है। नेशनल टीचर कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वो उस नकाबपोश को फिर से उसका एंटीडोट देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो नकाबपोश खबरी बटलर वांग है। नेशनल टीचर उसे वादा करता है कि किंग बनने के बाद वो उसे पैलेस स्टीवर्ड बनाएगा। ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। नेक्स्ट डे लुओ चैंग की शादी थी। तभी वहाँ एल्डर प्रिंस और नेशनल टीचर अपने पलटन के साथ बिना बुलाए आ धमकते हैं। लुओ चैंग सारे मेहमानों को जाने के लिए कहता है तो वो सारे चले जाते हैं। इसके बाद लुओ चैंग इशारे से अपने असासिन्स को बुला लेता है। सारे असासिन्स पल भर में उन सबको घेर लेते हैं। नेशनल टीचर कहता है कि अगर हमें एक भी खरोच आई तो तुम्हारी ब्राइड मारी जाएगी। इतने में बटलर होस्टेज बनाकर ब्राइड को लाता है।
एल्डर प्रिंस उसके चेहरे से जैसे ही नकाब हटाता है तो पता चलता है कि वो लुओ चैंग की एक असासिन है। वो एल्डर प्रिंस को स्वॉर्ड पॉइंट पर ले लेती है। यहाँ पता चलता है कि बटलर वांग तो हमेशा से लुओ चैंग का ही वफादार था और नेशनल टीचर से अपने पॉइजन का एंटीडोट लेने के लिए मुखबिरी का नाटक कर रहा था। नेशनल टीचर कहता है कि लुओ चैंग, ये सब करके भी तुम लोग नहीं बच पाओगे क्योंकि टाइगर टोकन हमारे पास है। थोड़ी देर में हमारे ऑर्डर पे इंपीरियल गार्ड तुम लोगों को आकर मार देंगे। इतने में उसका एक सोल्जर आकर बताता है कि इंपीरियल गार्ड्स को जनरल ली ने खत्म कर दिया है। इतने में वहाँ जनरल ली भी आता है। उसने लुओ चैंग और बाइजिया का साथ दिया था क्योंकि उसकी सिस्टर को बाइजिया डंजन से छुड़ा लाई थी। वो उसे सारी बातें बताती है। अपने सिस्टर को देखकर उसे लुओ चैंग और बाइजिया पर यकीन हो गया था। ये सब कुछ देखकर एल्डर प्रिंस नेशनल टीचर से सरेंडर करने को कहता है, पर वो इसके लिए एग्री नहीं होता और उसे मार देता है। अब सभी में घमासान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। नेशनल टीचर और उसके साथी टॉयस्ट एक सील बनाकर सारे असासिन पर उनका वार पलट देते हैं, जिससे वो एक एक करके मारे जाते हैं। इसके बाद बाइजिया अपनी हेयर पिन से उस सील को तोड़ देती है। फिर लुओ चैंग और जनरल ली भी उनसे फाइट करने लगते हैं। वो सभी मिलकर थोड़ी ही देर में उन्हें मार डालते हैं। बस नेशनल टीचर ही वहाँ से भाग निकला था, पर लुओ चैंग उसका पीछा करके उससे फाइट करके हरा देता है। बाइजिया भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो दोनों उससे किंग के पॉइजन का एंटीडोट ले लेते हैं और उसे मारे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बाइजिया के मास्टर ने उनसे रिवेंज ना लेने के लिए कहा था। अब नेशनल टीचर खुद को हारा हुआ फील करता है और खुद ही पॉइजन खाकर अपनी जान दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग ठीक हो चुके थे। थर्ड प्रिंस को भी होश आ गया था। उसे अपनी गलती का पछतावा था। वो काफी डरा हुआ भी था। किंग उसे समझा बुझा कर वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद लुओ चैंग किंग को बाइजिया के बारे में बताकर उसे शादी करके दूर पहाड़ों पर रहने की परमिशन मांगता है, जिस पर पहले तो किंग एग्री नहीं होते, पर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। इसके बाद लुओ चैंग और बाइजिया शादी करके दूर पहाड़ों पर एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।